डियर फ्रेंड्स, इससे पहले इलेक्टिव के जो क्वेश्चन हम शुरू करें, आपको बता दूं कि आपके कोर के लिए भी क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपलोड कर दिया गया है। और इस वीडियो के दौरान जो है आप सारे चैप्टर्स देवसेना के गीत और कार्नेलिया के गीत से लेकर के अंतिम चैप्टर तक जो आपके सिलेबस में 75% है, उसमें सारे एमसीक्यूज़ के आंसर इसमें बताऊँगा मैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ जो है आपको दे दिया जाएगा, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है, और अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है आपसे तो वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो हैं देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखते हैं। चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को इसमें कंप्लीट करेंगे। बड़े ध्यान से कंप्लीट आंसर्स को देख लेना। इसमें जो भी समय लगेगा उस समय में आपका जो है पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस को भी आप देख पाएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो हुआ था सन 1889 में। ठीक है, तो 1889 100 ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर का प्रसाद का जन्म जो है वो काशी वाराणसी में हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे? तो जयशंकर प्रसाद ने कुल 8 नाटक लिखे थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है? तो अंतिम नाटक पूछा इसमें, तो अंतिम नाटक जो है उसका ध्रुव स्वामिनी है। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो देवसेना का गीत जो है जयशंकर के स्कंदगुप्त से लिया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवसेना मालवा के किस राजा की बहन थी? तो देवसेना जो है मालवा के बंधु वर्मा की बहन थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देवसेना को किसकी चाह थी? तो देवसेना को जो चाह थी वो किसकी थी आप बता सकते हैं? स्कंदगुप्त की। देवसेना का गीत में अभिव्यक्ति है, तो देवसेना के गीत में कौन सी अभिव्यक्ति है? तो आंसर हो जाएगा हमारा देवसेना की वेदना की। ठीक है, इसके बाद हमारा नवा क्वेश्चन है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार दिया गया है वो अलंकार है आपका अनुप्रास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, उसकी बात करें, दुर्बल पद बल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें जो अलंकार आपको देखने को मिल रहा है वो हो जाएगा आपका समंग पद यमक अलंकार। ठीक है, समंग पद यमक अलंकार। उसके बाद है आपका देवसेना के जीवन रथ पर चढ़कर कौन अपने पथ पर चल रहा था? कौन चल रहा था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रलय। के बाद आते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर पूछा गया आपसे, प्रलय चल रहा अपने पथ पर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो है वो है आपका मानवीकरण अलंकार। 13 नंबर क्वेश्चन है, संध्या के श्रम कण आंसू से गिरते थे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार बताएंगे आप वो है उपमा अलंकार। के बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है, मधु करियों की भीख लुटाई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार आपको देखने को मिल रहा है वो हो रहा है रूपक अलंकार। उसके बाद में देवसेना के जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन था? तो उसके अंतिम समय में उसके साथ में कौन था? तो नीरोवता। कौन था? नीरोवता। के बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गंवा दिया? तो किसके समान उसने गंवाया है? तो ये गंवाया उसने मधुकरियों के समान। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, देवसेना का गीत में बावली किसे कहा गया है? तो देवसेना के गीत में जो है बावली आशा को कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर सॉरी, देवसेना ने अपने गीत में स्वयं को किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? तो देवसेना को किस रूप में अभिव्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर पाथिक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। देवसेना का गीत में देवसेना द्वारा किसे बचाए रखने की बात की गई है? तो इसमें जो है बचाए रखने की बात कही है यौन अवस्था को। उसके बाद में देवसेना की करुणा क्या कर रही है? तो देवसेना की करुणा जो है वो हाहाकार कर रही है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देवसेना के मन में ग्लानि होने का क्या कारण है? तो देवसेना के मन में ग्लानि होने का कारण जो है वो है राष्ट्र सेवा एवं प्रणय भाव ना संभाल पाना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में कौन से भाव दिखाई पड़ते हैं? तो जीवन संध्या में देवसेना की आंखों में पीड़ा के भाव दिखाई पड़ते हैं। और 23 नंबर जो क्वेश्चन है, देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को किस कारण ठुकरा दिया? तो किस कारण ठुकराया आप बता सकते हैं? तो भ्रम के कारण उसने ठुकरा दिया। उसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से
किसने देवसेना के जीवन में विहाग की तान उठाई थी? किसने उठाई थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा स्कंदगुप्त ने उठाई थी। 25 नंबर है श्रमित स्वप्न की मधुमाया में पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? तो इस पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो स्कंदगुप्त की मधुर स्मृतियों से। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद 26 नंबर जो क्वेश्चन है, उससे हारी होड़ लगाई पंक्ति में किससे हारने की बात की गई है? तो यहाँ पर जो है हारने की बात की गई है विपरीत परिस्थितियों से। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है देवसेना किस धरोहर को लौटाने की बात कहती है? तो किस धरोहर को लौटाने की बात कर रही है वो? तो वो कह रही है आपका स्कंद का प्रेम और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव दोनों को। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं कार्नेलिया का गीत से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत उसके किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? तो किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है ये आप बता सकते हैं आसानी से, चंद्रगुप्त। ठीक है, किस नाटक से है? चंद्रगुप्त से। उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन है कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो कार्नेलिया जो पुत्री थी उसका नाम आपको याद होना चाहिए, सिल्यूकस की। किसकी थी? सिल्यूकस की। उसके बाद में 30वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे सिल्यूकस किसका सेनापति था? तो सिल्यूकस जो सेनापति था वो सिकंदर का था। इसके बाद में आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, कार्नेलिया किससे प्रभावित थी? कार्नेलिया किससे प्रभावित थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा भारत देश से भी और चंद्रगुप्त से भी, तो अ और ब दोनों से। उसके बाद में कार्नेलिया किस नदी के किनारे लगे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर अरुण यह मधुमय गीत गाती है? तो वहां पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन पे, कार्नेलिया का गीत में किसकी महत्ता प्रतिपादित की गई है? कार्नेलिया के गीत में किसकी महत्ता है? तो इसमें जो है भारत देश की महत्ता है। उसके बाद में कार्नेलिया का गीत के माध्यम से प्रसाद जी ने भारत देश की किस विशेषता का उल्लेख किया है? प्रसाद जी ने इसमें भारत देश की यहाँ पे सभी जो विशेषताएं दी है इन सभी का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में तारों के ऊँघने का क्या कारण है? तो तारों के ऊँघने का कारण जो है यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना जो है इसका कारण है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें पूछा गया अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है? तो अनंत सागर की लहरों को जो है भारत देश में आकर किनारा मिलता है। 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से क्या भारत देश की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखना। तो हिंसा को धर्म मानना जो है यहाँ की विशेषता नहीं है। उसके बाद में 38 नंबर है सूरधनु के समान किसे कहा गया है? तो सूरधनु के समान जो है वो रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को कहा गया है। के बाद में नेक्स्ट है कहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को सहारा मिलता है? तो कहाँ पहुंचता है वो? तो वो पहुंचता है भारत देश में। उसके बाद में नेक्स्ट जो है बरसाती आंखों के बादल बनते जहां मैंने करुणा जल पंक्ति में किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो ये पंक्ति है, इसमें कौन सी विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। तो भारतवासियों के स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 41 नंबर जो क्वेश्चन है प्रातः काल में उषा देवी सूर्य रूपी कलश से धरती पर क्या टपकाती है? तो वो क्या टपकाती है? तो वो टपकाती है सुख की बूंदे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कार्नेलिया का गीत में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो वो है हमारा देश भारत। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मधुमेह देश से क्या आशय है? तो मधुमेह देश से आशय जो है वो है देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं, ये इसका आशय है। उसके बाद 44 नंबर जो है उड़ते खग किसका प्रतीक हैं? तो उड़ते खग जो है प्रतीक है हाँ समस्त संसारिक मनुष्यों का। उसके बाद में 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो हेम कुंभ में कौन सा अलंकार है? तो हेम कुंभ में जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। तो इस तरह से इस चैप्टर के कंप्लीट हुए। आते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले गीत गाने दो मुझे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब भी आप सारे तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चंस की तो बहुत तरीके से आपको एक बार ज़रूर आपको इन सब क्वेश्चंस को देख लेना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो पाए और आप जो एग्ज़ाम है ना
वो आसानी से कंप्लीट कर पाए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी जो वीडियोस डाले हैं उनको ज़रूर देख लेना, वीडियो के एंड में जो है उसकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। महाकवि अ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी काव्य के किस वाद के विख्यात कवि हैं? किस वाद के विख्यात कवि हैं? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा छायावाद के। कौन से वाद के हैं? छायावाद के। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है आपको करेक्ट करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया छायावाद की कावित्री में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो छायावाद की कावित्री में किसमें किसको शामिल किया जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है शामिल किया जाता है। उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी आपने ध्यान दिया होगा, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वो हुआ 1898 में, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। जन्म मृत्यु के जो समय है उसको जरूर आप ढंग से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 1898। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता का क्या नाम था? तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी के पिताजी का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निराला जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो निराला जी ने संपादन किया था आपका अ और ब दोनों, यानी समन्वय और मतवाला दोनों को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, निराला जी के बचपन का नाम क्या था? तो निराला जी के बचपन का नाम आपको अच्छी तरह से याद होगा, सूर्य कुमार था। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 वर्ष में। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 1961 वर्ष में आठवां क्वेश्चन जो है, गीत गाने दो मुझे कविता के अनुसार संसार में कैसा जहर भर गया है? तो गीत गाने दो मुझे की कविता के अनुसार जो है संसार में स्वार्थ का जहर भर गया है। और गीत गाने दो मुझे कविता का क्या उद्देश्य है? तो कविता का उद्देश्य जो है वो है आशा का संचार करना। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का तेज लुप्त होने पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो पृथ्वी का तेज लुप्त होने पर, तेज मतलब उसकी चमक लुप्त होने पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ पर प्रभाव पड़ा है मानव जीवन अंधकारमय हो गया है, ठीक है। तेज खत्म, यानी तेज मतलब उजाला, तो अंधकारमय हो गया है। 11वां है, कवि किस लिए गीत गाना चाहता है? तो कवि जो है वो गाना चाहता है वेदना को भुलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है, ठग ठाकुरों ने रात लूटे, पंक्ति में ठग ठाकुर किसका प्रतीक हैं? तो पंक्ति में जो ठग ठाकुर हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और गीत गाने दो मुझे कविता में काल की संज्ञा किसे दी गई है? तो गीत गाने दो कविता में काल की संज्ञा जो है वो शोषण अवस्था को दी गई, व्यवस्था को दी गई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या करने का निवेदन कर रहा है? तो गीत गाने दो कविता में कवि जो है वो गीत गाने का निवेदन कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, होश छूटने से क्या आश्य है? तो होश छूटने से आश्य है हार जाना। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, कवि ने किस प्रकार की लौ को जलाने के लिए प्रेरित किया है? तो कवि ने जो है मानवता की लौ को जलाने के लिए प्रेरित किया है। और वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं? तो वर्तमान समय में लोग जो है एक दूसरे को अविश्वास के भाव से देख रहे हैं। और गीत गाने दो मुझे कविता में किन मुहावरों का प्रयोग किया गया है? तो गीत गाने दो कविता में मुहावरा जो प्रयोग किया गया है, ये सारे के सारे मुहावरे उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये सभी आ जाएगा आंसर। उसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है, ठग ठाकुरों में कौन सा अलंकार है? तो ठग ठाकुरों में जो अलंकार है हमारा वो रूपक अलंकार है। उसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, जल उठो फिर खींचने को पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद में 21 नंबर है, गीत गाने दो मुझे कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह से में संकलित है? तो यहाँ पर गीत गाने जो मुझे, ये कविता जो है आपका अर्चना में संकलित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सरोज स्मृति से, उसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर सरोज स्मृति किस प्रकार की कविता है? तो सरोज स्मृति जो है ये आपकी कविता है शोक गीत। यहाँ पे स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है तो पूछेगा, सरोज स्मृति कविता निराला जी के किस काव्य संग्रह में
संकलित है। तो ये काव्य संग्रह जो है वो है आपका अनामिका और राग विराग, अ और ब दोनों। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? तो सरोज स्मृति कविता जो है वो दिवंगत पुत्री पर केंद्रित है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 25 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की पुत्री का नाम जो है सरोज था। उसके बाद नेक्स्ट है, आकाश बादल बना मही, पंक्ति में मही शब्द किस ओर संकेत करता है? तो इस पंक्ति में मही शब्द जो है वो पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर संकेत करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में आकाश शब्द किसका प्रतीक है? तो आकाश शब्द जो है प्रतीक किसका है? तो कवि की पत्नी का प्रतीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, माँ की मृत्युपरांत सरोज का जीवन किसकी स्नेहमयी गोद में बीता? तो ये उनकी गोद में बीता नानी की। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि की पुत्री सरोज ने अपने जीवन की अंतिम सांस किसकी गोद में ली? तो अंतिम सांस उन्होंने ली नानी की गोद में। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर पाठ अन्य यह पंक्ति में शकुंतला की किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया गया है? तो शकुंतला को किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया गया है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर है, अपनी पुत्री की मृत्यु को मृत्यु का दोष कवि किसे दे रहा है? तो कवि जो है अपनी पुत्री की मृत्यु का दोष अपने कर्मों को दे रहा है। उसके बाद 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, कवि अपनी दिवंगता पुत्री का तर्पण किस प्रकार करता है? तो कवि जो है अपनी दिवंगता पुत्री का तर्पण जो है अपने सदकर्मों के फल से करता है। तो यहाँ पे जो है आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नववधु सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही थी? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स्वर्गीय पत्नी की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 34 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो है उसकी विशेषता नहीं है बतानी है, तो चमक दमक जो है उसकी विशेषता नहीं है। 35 नंबर है, कवि को वसंत की प्रथम गति की तरह कौन दिखाई पड़ रहा था? तो वो कौन दिखाई पड़ रहा था? तो वो हो जाएगा हमारा दिवंगत पत्नी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह लता वहीं की, पंक्ति में लता प्रतीक है, तो लता किसकी प्रतीक है? तो लता जो है वो प्रतीक है सरोज की माँ की। अब उसके बाद में आपका, विवाह उपरांत दी जाने वाली मर्यादित व्यवहार की शिक्षा पुत्री सरोज को किसने दी? तो ये जो शिक्षा दी वो कवि ने दी। किसने दी? कवि ने दी। के बाद में 38 नंबर जो क्वेश्चन है, कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? तो निकट पारिवारिक जनों से विच्छोह के कारण जो है क्या कहा है? भाग्यहीन। के बाद में नेक्स्ट जो है 39 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, सरोज स्मृति के अनुसार कवि की जीवन कथा कैसी रही है? तो कवि की जो है जीवन कथा कैसी रही है? दुखमय रही है। उसके बाद 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कवि के जीवन का सहारा कौन रहा है? तो कवि के जीवन का सहारा जो है वो पुत्री रही है। उसके बाद में, प्रिय मौन एक संगीत भरा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है अलंकार वो विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद में, भर जलद धरा को ज्यों अपार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 43 नंबर, इसमें पुष्प सेज में कौन सा अलंकार है? तो पुष्प सेज में जो अलंकार है हमारा वो रूपक अलंकार है। और हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है हमारा उपमा। और 45वां जो है इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, अगले चैप्टर की बात करेंगे। सरोज स्मृति कविता का प्रमुख रस क्या है? तो प्रमुख रस जो है वो श्रृंगार भी है, करुण भी है और वात्सल्य भी है, तो सभी है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विष्णु खरे, एक कम और सत्य। तो एक कम के पहले क्वेश्चंस देखेंगे फिर सत्य के देखेंगे। तो सबसे पहला जो अगर हम बात करें, जब भी आप सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से पढ़ें और कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, एक बार ज़रूर नज़र मारना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में ये पछतावा ना हो कि हम जो पढ़े हैं उसमें ये चीज़ रह गया था, तो ये पछतावा नहीं होना चाहिए। तो अभी जो हम क्वेश्चंस देखेंगे इनके आंसर्स को तरीके से समझ लेंगे, और इसका पीडीएफ फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो विष्णु खरे की
जो है एक कम से शुरुआत करते हैं। एक कम कविता के रचयिता विष्णु खरे का जन्म कब हुआ? तो ये जो जन्म हुआ उनका कब हुआ? तो 1940 में हुआ। उसके बाद में विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो विष्णु खरे का जो है जन्म जो है छिंदवाड़ा में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विष्णु खरे ने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से किस विषय से एमए किया? तो उन्होंने किस विषय से एमए किया था? तो उनका विषय था अंग्रेजी साहित्य। उसके बाद में विष्णु खरे ने किस समाचार पत्र का संपादन कार्य किया? तो उन्होंने संपादन कार्य जो है यहाँ पर टाइम्स नव भारत टाइम्स का भी किया, इंदौर समाचार का भी किया और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सभी का किया। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा जो क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से विष्णु खरे के लेखन प्रकाशन का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये जो हुआ ये आपका 1956 से हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है, कवि विष्णु खरे को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कवि विष्णु खरे को जो है सम्मान दिया गया, उस वो सम्मान था आपका रघुवीर सहाय सम्मान, शिखर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये सभी के सभी सम्मान शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कविवर विष्णु खरे का निधन कब हुआ? तो उनके निधन का समय आपको पता होना चाहिए। तो उनका निधन हुआ था 1918। के बाद में है विष्णु खरे का निधन कहाँ हुआ? तो विष्णु खरे का निधन जो है वो दिल्ली में हुआ। उसके बाद में है एक कम कविता में कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के माला माल बनने के किस तरीके का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर जो है तरीका बताया गया भ्रष्टाचार अथवा बेईमानी। उसके बाद में एक कम कविता में कवि ने किन लोगों की निंदा की है? तो इसमें किसकी निंदा की गई है? तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बेईमान लोगों की निंदा की गई। के बाद आते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर है, कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो, पंक्ति का तात्पर्य क्या है? तो पंक्ति का तात्पर्य ये है कि वह उनकी मार्ग की बाधा नहीं है और वह उनकी प्रतिद्वंदी नहीं है और वह शोषक वर्ग के कमाए धन में हिस्सेदारी नहीं करना चाहता है। उपरोक्त सभी कथन जो है आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद 12वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक कम कविता में किस समय की घटनाओं अथवा प्रकृतियों का वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा स्वतंत्रता योत्तर भारत का। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 13 नंबर, इसमें पूछा है कवि ने भीख मांगने वाले व्यक्ति को क्या माना है? तो कवि ने भीख मांगने वाले व्यक्ति को ईमानदार माना है। उसके बाद में एक कम कविता के रचनाकार हैं, तो एक कम कविता के रचनाकार जो हैं वो है विष्णु खरे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया एक कम कविता में कवि के अनुसार कैसे व्यक्ति अमीर बन गए हैं? तो एक कम कविता में जो है ये धोखेबाज भ्रष्टाचार झूठ बोलकर ये सारे के सारे अमीर बन गए हैं। और अमीर बनने के लिए लोगों ने क्या बेच दिया है? तो अमीर बनने के लिए लोगों ने जो है वो स्वाभिमान बेच दिया है। उसके बाद में आपका 17 नंबर, कवि ईमानदार किसको मानते हैं? तो कवि ईमानदार जो है वो मांगते हैं जो ये जो एक चाय के लिए हाथ फैला दे, जो दो पैसे के लिए हाथ फैला दे, जो दो रोटी के लिए हाथ फैला दे, यानी कि सभी में हाथ फैला दे, यानी कि उपरोक्त सभी जो ईमानदार है वो हाथ फैला देता है। मतलब मांग लेगा, चोरी नहीं करेगा, धोखाबाजी नहीं करेगा। 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है? तो देश में आज़ादी के बाद ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्वतंत्र भारत के बाद जो सपना था वह क्या वह साकार हुआ? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि हुआ भी है, नहीं हाँ भी नहीं बोल सकते, ना भी नहीं बोल सकते और पूरा हुआ ये भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या वह साकार हुआ? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साकार ऐसा कोई कहानी में बताया नहीं गया। उसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है, इसमें भीख मांगते समय भिखारी क्या खो देता है? तो भीख मांगते समय भिखारी जो है लज्जा, इच्छा और आत्मसम्मान इन सभी को खो देता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, कवि ने अपने आप को भिखारी से प्रतिस्पर्धा को कैसे दूर किया? तो कवि ने अपने आप को भिखारी से प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए क्या किया? तो उसने ये बोला, मैं विरोधी या हिस्सेदार हूँ, मैं तुम्हारे मार्ग का बाधक नहीं हूँ और मैं तुम्हारे धन कमाने की लालसा से दूर हूँ। तो यानी कि इसमें आ जाएगा सारे ऑप्शन सही, द ऑप्शन। उसके बाद में है कंगाल या कोढ़ी नंगा निर्लज में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार दिखाई दे रहा है वो है अनुप्रास अलंकार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें है एक कम कविता में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो एक कम कविता में भाषा जो है खड़ी बोली है।
इसके बाद में हम आते हैं, हम सत्य के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सत्य कविता के रचयिता कौन हैं? तो सभी को पता होगा, सत्य कविता के रचयिता जो है विष्णु खरे हैं। उसके बाद में सत्य कविता में किस पुराण के पात्रों को लिया गया है? तो सत्य कविता में आपका महाभारत पुराण के पात्रों को लिया गया है। युधिष्ठिर विदुर से क्या जानना चाहते थे? तो युधिष्ठिर विदुर से जानना चाहते थे सत्य का ज्ञान। इसके बाद में आपका 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कवि ने किस पात्रों के माध्यम से सत्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है? तो कवि ने जो है इसको युधिष्ठिर और विदुर के माध्यम से स्पष्ट किया है। युधिष्ठिर ने विदुर को स्वतंत्र सॉरी विदुर को स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया? युधिष्ठिर ने विदुर को स्वयं को क्या कहकर संबोधित किया है? तो उन्होंने संबोधित किया है उसको जो है सेवक कहकर। के बाद में नेक्स्ट जो है आपका, सत्य किसकी तरह भगा भागा चला जाता है? तो सत्य जो है ये विदुर की तरह भागा चला सॉरी भाई विदुर की तरह भागा चला जाता है। ठीक है, सत्य जो है विदुर की तरह भागा चला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, ज्ञातवास के दौरान पांडवों को रूप बदलते किसने देखा? अच्छा क्वेश्चन है, महाभारत भी आपने देखा होगा और पढ़ा भी है आपने, तो इसमें विदुर ने देखा क्योंकि वो दूरदर्शी था। उसके बाद में 31 नंबर है, कवि ने कहा है कि अपना भला चाहता है तो अब क्या भरोगे आप यहाँ पे? तो यहाँ पे भरोगे सच्चाई की राह पकड़। इसके बाद में 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सत्य धर्मी को किसके समान माना गया है? तो वो उसको ईश्वर के समान माना गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हल्का सा प्रकाश कैसा आकार, समा जाने से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य जो है वो है नवीन ऊर्जा का संचार होना। के बाद में 34 नंबर जो क्वेश्चन है, सत्य का किसके अनुसार परिवर्तन होता रहता है? तो सत्य का जो है वो स्थिति, समय और स्थान सभी के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्य की खोज के लिए हम जिंदगी भर किस स्थिति में रहते हैं? तो सत्य की खोज के लिए हम संशयात्मक स्थिति में रहते हैं। उसके बाद में 36 नंबर है, सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है? तो सत्य कविता में विदुर जो है वो सत्य का प्रतीक है। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन है, सत्य का कभी दिखना और कभी ओझल होना का क्या आशय है? तो इसका आशय जो है सत्य की पहचान जो है कठिन हो जाना है। तो यहाँ पे अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, कवि ने सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जीव किसे बताया है? तो कवि ने सभी प्राणियों में श्रेष्ठ जीव जो है मनुष्य को बताया है। उसके बाद 39 नंबर है, कवि निष्कर्षतः सत्य को क्या बताता है? तो कवि निष्कर्षतः सत्य को जो है आत्मा की आंतरिक शक्ति बताता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, सत्य कविता में किसने सत्य को देखा है पर उजागर नहीं कर पाए? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो विदुर। ठीक है, विदुर ने सत्य को देखा लेकिन उजागर नहीं कर पाए। और 41 नंबर है, सत्य को प्राप्त करने अथवा खोज करने के लिए व्यक्ति में क्या होना आवश्यक है? तो व्यक्ति के अंदर युधिष्ठिर जैसी संकल्प शक्ति का होना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, सत्य कविता में युधिष्ठिर किसका प्रतीक है? तो सत्य कविता में युधिष्ठिर जो है निष्ठावान का प्रतीक है। उसके बाद में 43 नंबर जो है, सत्य कविता के मुख्य पात्र कौन हैं? तो सत्य कविता के मुख्य पात्र जो है युधिष्ठिर और विदुर हैं। उसके बाद में युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि सत्य को पाने के लिए। उसके बाद 45 नंबर है, जब सत्य का सामना होने पर भी सत्य कुछ नहीं बोलता तब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा निराश हो जाता है। उसके बाद में आते हैं 46 नंबर, क्योंकि यहाँ पे 57 क्वेश्चन है टोटल, अभी आगे बढ़ेंगे हम। और 46 में धर्मराज की संज्ञा किसे दी गई है? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है धर्मराज की संज्ञा जो है युधिष्ठिर को दी गई है। और सत्य हमसे क्या जानना चाहता है? तो सत्य जो है हमसे अ, हम उसके कितने दूर तक हम उसके कितनी दूर तक जा सकते हैं ये जानना चाहता है। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, हम सारा जीवन क्या सोचते रह जाते हैं? तो हम सारा जीवन जो है कि सत्य हमारी आंतरिक चेतना का अंग बना या नहीं, यही सोचते रह जाते हैं।
उसके बाद में 49 नंबर है, वन भूमि से युधिष्ठिर किस ओर लौट रहे थे? तो वन भूमि से युधिष्ठिर जो है इंद्रप्रस्थ की ओर लौट रहे थे। 50 नंबर है, दृढ़ निश्चय सत्य ने किसे अपने दर्शन देने का दृढ़ता से निश्चय किया है? तो यहाँ पर जो निश्चय किया है, संकल्पवान व्यक्ति को। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 51 नंबर, सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सत्य को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। उसके बाद में 52 नंबर, अंतिम बार विदुर ने युधिष्ठिर को कैसे देखा था? तो अंतिम बार विदुर ने युधिष्ठिर को निर्मेश देखा था। तो यहाँ पर जो है निर्निर्मेश से, ठीक है, निर्निमेश से देखा था। उसके बाद में 53 नंबर जो क्वेश्चन है, विदुर ने किस वृक्ष के तने से टिक कर युधिष्ठिर को देखा था? तो वो कौन सा वृक्ष वृक्ष था? तो वो वृक्ष था शामी का। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भागे थे? तो जंगल की ओर मुंह छिपाकर विदुर भागे थे। इसके बाद में आपका 55 नंबर वो क्वेश्चन है, सत्य कविता का मूल भाव क्या है? तो सत्य कविता का मूल भाव जो है सत्य कविता का मूल भाव क्या है? तो सत्य कविता का मूल भाव जो है वो है सत्य के प्रति निष्ठावान होना। उसके बाद में 56 नंबर है आपका, विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, पंक्ति का अभिप्राय किससे है? तो इस पंक्ति का अभिप्राय जो है सत्य को पहचानने की समस्या से है। उसके बाद में आपका 57 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, हमारी आत्मा में जो कभी कभी कदम उठाता है, क्या उस वह अ, छुअन उसी की छुअन है? हमारी आत्मा में जो कभी कभी कदम उठाता है, क्या वह उसी की छुअन है? पंक्ति का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का आशय जो है, सत्य आत्मा की आंतरिक शक्ति है, इसका ये आशय। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें रघुवीर सहाय का बसंत आया और तोड़ो से जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके क्वेश्चंस देखेंगे। और जो भी आपको क्वेश्चंस बताए जाते हैं, इनको क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार ढंग से याद ज़रूर कर लें, एक बार नज़र ज़रूर मार लें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे, किस मोड पे ले जाएंगे, वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो एक लास्ट रिवीजन ज़रूर हमेशा करें जो आपको क्वेश्चंस मिलता है। तो यहाँ पर जो है बसंत आया के पहला प्रश्न की बात करें, तो रघुवीर सहाय को उसके किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लोग भूल गए हैं। इस जो है काव्य संग्रह पर जो है तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म जो है वो लखनऊ में हुआ। और रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म जो है 1929 में हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय किस काव्य धारा के कवि थे? तो रघुवीर सहाय जो है वो नई कविता के जो हैं कवि थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, रघुवीर सहाय किस पत्रिका का संपादन किया? तो रघुवीर सहाय ने जो है कल्पना, प्रतीक और दिनमान, इन सभी का जो है संपादन किया। छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, रघुवीर सहाय की कुछ कविताएं अगे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित हैं? तो किस सप्तक में है वो? तो वो हैं आपकी दूसरे सप्तक में। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की लगभग सभी रचनाएं किसमें संग्रहित हैं? तो रघुवीर सहाय की सभी रचनाएं जो है रघुवीर सहाय रचनावली में संग्रहित हैं। उसके बाद में रघुवीर सहाय ने सन 1951 में किस विषय से एमए किया? तो उन्होंने एमए जो है वो अंग्रेजी साहित्य से किया। उसके बाद में बसंत आया कविता में कवि ने मनुष्य की किस शैली पर व्यंग्य किया है? तो उन्होंने आधुनिक शैली पे जो है व्यंग्य किया है। उसके बाद में बसंत आया कविता के रचनाकार कौन हैं? आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, रघुवीर सहाय। वसंत आया कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो वसंत आया कविता में जो है वर्णन किया गया बसंत ऋतु के आने का। उसके बाद में नेक्स्ट है, प्रातः काल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा था? तो प्रातः काल जो है हवा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद में कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर पुकारती है? तो कवि की छोटी बहन उन्हें दा कह के पुकारती है। उसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, किस ऋतु में आम में मंजरी आने की रस गंध पूरी प्रकृति में भर जाती है? तो वो बसंत ऋतु में भर जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसंत ऋतु में कौन पक्षी
कुहू कहाती है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? कोयल। इसके बाद में आपका 16वां क्वेश्चन है, बसंत आया कविता में कवि ने मनुष्य का रिश्ता किससे टूटता हुआ कहा है? तो कवि ने वो रिश्ता जो है वो समाज से टूटता हुआ कहा है। उसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है, बसंत आगमन पर स्वच्छ एवं खुली हवा की तुलना कवि ने किससे की है? तो उस हवा की तुलना कवि ने जो है फिरकी नामक खिलौने से की है। के बाद नेक्स्ट जो है, कवि को बसंत के आने की सूचना कैसे मिली? तो कवि को बसंत आने की सूचना जो है चिड़ियाओं के और गुनी हवाओं से और पेड़ों से, यानी कि सभी से मिली। 18 नंबर का द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 19 नंबर, बसंत के आने पर प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है? तो बसंत आने से ये जो सारे परिवर्तन, झड़ना, पत्तों का झड़ना और ठाक के जंगल का दहकना और कोयल और भौरों का मस्तीपूर्ण झूमना जो है सभी आ जाएंगे। तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 20वां है, दहर दहर दहकेंगे में कौन सा अलंकार है? तो दहर दहर दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में बसंत आया कविता में कौन सा छंद है? तो बसंत आया कविता में जो है मुक्तक छंद है। इसके बाद में दफ्तर से छुट्टी मिलना किस बात का प्रमाण था? तो दफ्तर से छुट्टी मिलना जो है बसंत पंचमी का प्रमाण था। 23वां क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के विषय में कवि को कैसे पता था? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, कविताएं पढ़ते रहने से। ठीक है, उसको सारी कविताएं उसने बसंत ऋतु के बारे में पढ़ी थी। और 24वां है, जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तब बसंत के आने का पता किस प्रकार चलता है? तो इसका पता जो है कैलेंडर से पता चलता है। प्रकृति का जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैलेंडर से ही पता करेंगे। वर्तमान युग में बसंत आगमन का पता कैसे चलता है? तो वर्तमान युग में जो बसंत आगमन का पता भी कैलेंडर से चलता है। 26 नंबर जो है, बसंत आया कविता में कवि ने अप्रत्यक्षतः किस पर व्यंग किया है? तो इन्होंने व्यंग किया है आधुनिक व्यस्त एवं संवेदन शून्य जीवन शैली पे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर जो है, पुष्पों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भौरें और कोयल। इसके बाद में आपका 28 नंबर है, ढाक यानी कि पलाश का फूल किस रंग का होता है? तो पलाश का फूल जो है वो लाल रंग का होता है। अब तोड़ो के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तोड़ो कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो तोड़ो कविता से मनुष्य की सृजनात्मकता की बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, पत्थर चट्टाने तोड़कर हम किसको जान सकते हैं? पत्थर चट्टाने तोड़ करके हम किसको जान सकते हैं? तो हम धरती को जान सकते हैं। उसके बाद में गोड़ो 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 में कौन सा अलंकार है? यानी कि तीनों शब्द एक जैसे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद में आपका 32 नंबर, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसे ऊब है? ऊब किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। तो ऊब जो है वो निरस्ता का प्रतीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, मिट्टी में मिश्रित रस से किसका निर्माण होता है? तो मिट्टी में मिश्रित रस से जो है वो घास का निर्माण होता है। और गोड़ो शब्द की आवृत्ति क्यों की गई है? तो गोड़ो शब्द की आवर्ती करने का कारण सृजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मन की खोज को नष्ट करने से क्या होगा? तो कवि के अनुसार मन के कष्ट को मन के खोज को नष्ट करने से जो है नवीन व श्रेष्ठ सृजन होगा। क्या होगा? नवीन एवं श्रेष्ठ सृजन होगा। उसके बाद में 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 36 में आपसे, तोड़ो कविता में कवि पाठकों को क्या करने के लिए प्रेरित कर रहा है? तो तोड़ो कविता में कवि जो है सृजन कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और तो धरती को हम जाने, पंक्ति में धरती क्या है? तो पंक्ति में जो धरती है वो मानव मन है। के बाद में नेक्स्ट जो है 38 नंबर, इसमें कवि पाठकों से क्या तोड़ने का आह्वान कर रहा है? तो कवि जो है पाठकों से सामाजिक रूढ़ और परंपराएं जो है तोड़ने का आह्वान कर रहा है। 39 नंबर है, कवि किनको तोड़ने की बात कर रहा है? तो कवि जो है वो पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात कर रहा है।
इसके बाद में 40 नंबर है, मन के अंदर क्या रहने पर सृजन में बाधा बन जाती है। तो मन के अंदर जो है ऊब रहने पर जो है सृजन में बाधा बन जाती है। उसके बाद में तोड़ो कविता में कवि ने प्रकृति की तुलना किससे की है। तो तोड़ो कविता में कवि ने प्रकृति की तुलना जो है मन से की है। इसके बाद में आपका 42 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, आधे आधे गाने से क्या आशय है। तो आधे आधे गाने से आशय संवेदना की अपूर्णता है। अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर, तोड़ो शब्द किसका प्रतीक है। तो तोड़ो शब्द जो है वो विध्वंस का प्रतीक है। उसके बाद में मिट्टी में रस होने पर ही वह किसे पोसेगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बीज को पोसेगी। उसके बाद में 45 नंबर है, कवि किस प्रकार की भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है। तो कवि जो है ऊसर बंजर व चरती परती भूमि को तोड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 46 नंबर पे। तो 46 नंबर है, तोड़ो कविता में चट्टाने किसका प्रतीक हैं। तो तोड़ो कविता में चट्टाने जो है सामाजिक बंधनों का प्रतीक हैं। और झूठे बंधन का क्या अभिप्राय है। तो झूठे बंधन का अभिप्राय जो है वो सामाजिक रूढ़ियों का टूटना है। उसके बाद में 38 है, तोड़ो किस प्रकार की कविता है। तो तोड़ो जो है ये उद्बोधन परक जो है कविता है, उद्बोधन परक कविता है। तो यहाँ पर आपके ये 48 क्वेश्चन देखे हमने। यहाँ पर अब आगे आते हैं हम, प्रेम धन की छाया स्मृति जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, और इसके प्रश्नों को जो हम आंसर्स के साथ में देखेंगे। और आप जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 1884 में हुआ। रामचंद्र शुक्ल कीर्ति का अक्षय स्रोत हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कीर्ति का अक्षय स्रोत है। उसके बाद में तीसरा जो है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इनका जन्म जो है बस्ती में हुआ था। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल विधिवत शिक्षा कहाँ प्राप्त कर पाए थे। तो उनकी शिक्षा जो विधिवत इंटरमीडिएट कहाँ तक प्राप्त कर पाए थे। तो इंटरमीडिएट तक कर पाए थे। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल का कर्मस्थली कहाँ रही। तो उनका कर्मस्थली जो है माना जाता है वाराणसी को। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, हिंदी निबंध साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किस युग का नामकरण हुआ। तो उनका नाम हुआ शुक्ल युग से। इसके बाद में नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने गद्य में किस शैली का प्रयोग किया। तो गद्य में उन्होंने शैली का प्रयोग किया विवेचनात्मक शैली। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ। तो निधन बताना है आपको। तो निधन हुआ उनका 1941 में। उसके बाद में प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है। तो ये है आपका आंसर संस्मरणात्मक, संस्मरणात्मक। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वां, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी। तो शुक्ल की उस समय उम्र 8 वर्ष थी। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो मिर्जापुर में ही रहते थे उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शुक्ल जी के पिताजी का स्थानांतरण कहाँ हो गया था। तो शुक्ल जी के पिताजी का स्थानांतरण जो है मिर्जापुर में हो गया था। लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो लेखक के पिताजी को फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। लेखक के पिताजी को किस कार्य को करने में विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। तो लेखक के पिताजी को फारसी और हिंदी कवियों की उक्तियों के मिलान से जो है आनंद की अनुभूति होती थी। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी। तो किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी। भारत जीवन प्रेस की। 16वां क्वेश्चन है, कॉलेज में पढ़ते समय लेखक के पिता जी के साथ पढ़ने वाले छात्र का क्या नाम था। तो उस छात्र का नाम था बाबू रामकृष्ण वर्मा। स ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, लेखक की मंडली में प्राय किस पर चर्चा हुआ करती थी। तो हिंदी के नए पुराने लेखकों पर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद में आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखक की मित्र मंडली का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका बद्रीनाथ चौधरी। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 19 नंबर, मंडली का सक्रिय सदस्य बनने पर लेखक स्वयं को क्या मानने लगा था? तो लेखक स्वयं को जो है लेखक मानने लगा था। उसके बाद में चौधरी साहब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? चौधरी साहब शब्द का प्रयोग प्रेम घन के लिए किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 21 नंबर, लेखक चौधरी साहब के घर किस रूप में जाता था? तो वह जो लेखक जाता था वो लेखक के रूप में जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेखक के पिताजी रात के समय रोचक ढंग से पढ़ते थे? तो यहाँ पे कौन सी पुस्तक जो आप बताएंगे जो पढ़ते थे? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा रामचरितमानस और रामचंद्रिका। उसके बाद नेक्स्ट जो है 23 नंबर, इसमें मिर्जापुर आने से पहले लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी? तो मिर्जापुर आने से प्रति पहले जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति जो है उसकी विशेष स्नेह भावना थी। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, लेखक के पिताजी उससे पुस्तकों को छिपाकर इसलिए रखते थे क्योंकि क्योंकि उस उन्हें लेखक की पढ़ाई की विशेष चिंता थी। ठीक है, लेखक की पढ़ाई की विशेष चिंता थी, इसलिए उसके पिताजी जो है पुस्तकों को छिपा के रखते थे। और 25वां है, लेखक किसके पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ते थे? तो लेखक जो है वो केदारनाथ पाठक के पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ते थे। 26 नंबर है, लेखक की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी? तो उसकी रुचि जो है हिंदी साहित्य के प्रति बढ़ने लगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है, लेखक की मित्र मंडली प्राय बातचीत के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थी? तो लेखक की मंडली जो बातचीत के लिए संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा की प्रयोग करती थी। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, बस्ती के उर्दू भाषी लोगों ने लेखक की मंडली का क्या नाम रखा था? तो लेखक की मंडली का नाम उन्होंने रखा था निसंदेह। क्या रखा था? निसंदेह। उसके बाद जो है आपका हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे, इस कथन में पुरानी चीज से क्या आशय है ये आपको बताना है। तो वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति, ये इसका जो है अनुभवी व्यक्ति और वरिष्ठ जो है अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, बातें उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी, कथन का आस्य जो है बताना है आपको। तो इस कथन का आस्य जो है वो हो जाएगा व्यंग युक्त बातें करना, व्यंग युक्त बातें करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौधरी साहब एक खास हिंदुस्तानी रईस थे, इस कथन इस कथन प्रेम घन के किस व्यक्तित्व का जो है परिचायक है? तो यह कथन जो है प्रेम घन के किस व्यक्तित्व का परिचायक है ये आपको बताना है। तो ये परिचायक है आर्थिक संपन्नता का। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 नंबर, उपाध्याय की मिर्जापुर का क्या अर्थ बताते थे? उपाध्याय जी मिर्जापुर का क्या अर्थ बताते थे? तो वो अर्थ बताते थे लक्ष्मीपुर। के बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी है? तो उन्होंने जो प्रेम घन की पहली झलक देखी वो 1.5 मील सफर तय करने के बाद कुछ बालकों ने बताया था और लताओं के बीच खड़े होते दिखाई दिए, यानी कि इनमें से सभी सही हैं। उसके बाद में आपका 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेम घन के व्यक्तित्व की विशेषता है? तो इसमें आपकी विशेषता बतानी है प्रेम घन की, तो वो व्यंग्ति करना जो है उनकी विशेषता है, वो व्यंग युक्ति करते थे। उसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है, वे लोगों को बनाया करते थे, कथन का क्या अभिप्राय है? वो लोगों को बनाया करते थे, इस कथन का अभिप्राय है लोगों से हास परिहास करना। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रेम घन से मिलने वाले लोग प्राय किस ताक में रहते थे? तो प्रेम घन से लोग मिलने वाले प्रेम घन का मजाक बनाने की ताक में रहते थे। तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। शुक्ल जी जब काशी बारात में गए थे तो किस लेखक के घर को देखा था? तो शुक्ल जी ने जो लेखक देखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र के घर को देखा था। उसके बाद 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, शुक्ल जी को किसके नाटक बहुत प्रिय थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बहुत ही प्रिय थे। उसके बाद में आपका 39 नंबर है, मिर्जापुर में रहने वाले पुराने परिपाटी के प्रतिभावना भावन कवि कौन थे? तो परिपाटी के प्रतिभावन कवि कौन थे? मिर्जापुर में पुराने परिपाटी के प्रतिभावन कवि को जो है अ, वामनाचार्य गिरी के नाम से जाना जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अगले चैप्टर को देखेंगे। खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी
मुगलाने की पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो ये पंक्ति जो है कही गई है बद्री नारायण चौधरी के। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर। अब आते हैं हम सुमनिरिनी के मन के जो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। तो इसके चैप्टर के जो हम प्रश्न को देखेंगे, आप इनके पीडीएफ को जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उनको देख करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक बार ज़रूर उनको आप डाउनलोड कर लें और उनको आंसर्स को एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पे आंसर्स बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला, अगर हम सुमरिनी के मनके की बात करें तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म जो है वो हुआ था 1883 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आप करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में है चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म जो है जयपुर में हुआ था। और पंडित चंद्रधर शर्मा की सृजनशीलता का प्रथम पड़ाव है, तो उसका प्रथम पड़ाव क्या है? वो है समालोचक। ठीक है। इसके बाद में आते हैं चंद्र शर्मा की अपार लोकप्रियता और प्रसिद्ध का आधार कौन सी कहानी है? तो प्रसिद्धि का आधार कौन सी कहानी है? तो यहाँ पे हो जाएगा उसने कहा था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो उसको सम्मानित किया गया था इतिहास दिवाकर उपाधि द्वारा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने? तो किसके आग्रह पे बने थे ये आपको बताना है। तो ये आग्रह था जो मदन मोहन मालवीय का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सुमरिनी के मनके में कितने लघु निबंध हैं? तो सुमरिनी के मनके में जो है लघु निबंधों की संख्या 3 है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आठवें में सुमरिनी के मनके का पहला लघु निबंध है, तो पहला लघु निबंध है बालक बच गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है बालक बच गया निबंध में बालक पर समय से पूर्व शिक्षा की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? तो यहाँ पर जो प्रवृत्ति दिखाई गई है वो अनावश्यक बोझ लादने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, बालक से कौन सा प्रश्न पूछा गया था? तो बालक से प्रश्न पूछा गया था ये सारे के सारे। तो यहाँ पे आप जो है इसमें डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। इसके बाद में 11वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षक कौन था? तो वार्षिक उत्सव का मुख्य आकर्षण जो है बालक था। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, बालक बच गया लघु निबंध के अनुसार बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की जो उम्र थी वो थी 8 वर्ष। उसके बाद में नेक्स्ट है, बालक से जब इनाम मांगने के लिए कहा जाता है तो वह क्या मांगता है? तो बालक जब इनाम मांगता है तो वो लड्डू मांगता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, बालक बच गया निबंध में लेखक ने क्या स्पष्ट किया है? तो लेखक ने स्पष्ट सभी चीज़ों को किया है, तो इसमें से सभी आ जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, बालक से वृद्ध व्यक्ति द्वारा इनाम की वस्तु मांगे जाने पर पिताजी की क्या उपेक्षा थी? तो पिताजी की उपेक्षा थी कि वह पुस्तक मांगेगा। के बाद में नेक्स्ट जो है, बालक बच गया निबंध में किस पर व्यंग किया गया है? तो इसमें व्यंग किया गया है सभी के ऊपर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लेखक ने बालक के लड्डू की मांग को किसकी उपमा दी है? तो लेखक ने बालक के लड्डू मांगने को जीवित वृक्ष के पत्तों की मधुर आवाज की उपमा दी है। 18 क्वेश्चन है, लेखक ने सुख की सांस कब ली? तो लेखक ने सुख की सांस जो है बालक का कृत्रिम स्वभाव देख करके ली। उसके बाद में पिता और अध्यापक निराश क्यों हो गए? तो पिता और अध्यापक निराश बालक द्वारा अपेक्षित उत्तर न दिए जाने के कारण निराश हो गए। इसके बाद आते हैं हम 20वें नंबर क्वेश्चन पे, जो कि घड़ी के पुर्जे से है। तो सुमरिनी के मनके का दूसरा लघु निबंध है, तो कौन सा है? इसमें से आपको बताना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है, वो है घड़ी के पुर्जे। के बाद में घड़ी के पुर्जे पाठ में धर्म के बारे में लेखक का क्या विचार है? तो इसमें लेखक का विचार आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है सारे के सारे विचार उसके हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, धर्मचार्यों द्वारा धर्म के बारे में क्या विचार है? तो धर्मचार्यों के बारे में, धर्मचार्यों का विचार जो है वे चाहते हैं कि लोगों को जितना बताया जाए उतना ही जानना चाहिए, ये विचार है। तो यहाँ पे 22वें का ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 23 नंबर है, घड़ी के पुर्जे निबंध में घड़ी की तुलना किससे की गई है? तो घड़ी की तुलना जो है घड़ी से की गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो 24 नंबर है इसमें मनुष्य किसका अधिकारी नहीं है?
तो मनुष्य जो है वो धर्म के रहस्य जानने का अधिकारी नहीं है। और घड़ी साजी का इम्तहान पास कर आए व्यक्ति कौन है? तो घड़ी साजी का इम्तहान पास कर आए ज्ञानवान व्यक्ति हैं। के बाद में लेखक के अनुसार कौन सा काम अधिक कठिन नहीं है? तो लेखक के अनुसार जो है धर्म के रहस्यों को जानना जो है अधिक कठिन नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, धर्म के उपदेशों द्वारा धर्म को जानने का अधिकार किसको है? तो धर्म के उपदेशों द्वारा धर्म को, धर्मचार्यों को जानने का अधिकार है। उसके बाद में 28 है, घड़ी के पुर्जे के माध्यम से किस रहस्य को जानने के जानने के बारे में बताया गया है? तो यहाँ जो रहस्य बताया गया है वो है धर्म। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, वेद शास्त्र धर्मचार्यों का क्या नाम है? तो वेद शास्त्र धर्मचार्यों का नाम जो है वो धर्म के रहस्यों को जानना है। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 30 नंबर, इसमें है, यह तुमसे नहीं होगा, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्मचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने तुम्हें इससे क्या, कथन से क्या आशय है? तो इस कथन का जो आशय है वो है, यहाँ पर सारे कथन जो हैं सारे सही दिए गए हैं, तो ये सारे कथन सही है। तो ये इस कथन का पूरा का लाइन का इतने सारे जो हैं सही है। उसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है, घड़ी के पुर्जे शीर्षक लघु निबंध में लेखक किस पर व्यंग करता है या किया है? तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर धर्म के ठेकेदारों पे व्यंग किया गया है। उसके बाद में आपका जो है 32 नंबर पर, दादा की घड़ी जेब में डाले फिरना किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक जो है प्राचीन रूढ़ी परंपराओं का। उसके बाद में आपका 33 नंबर जो है, घड़ी के पुर्जे शीर्षक लघु निबंध में लेखक किसके प्रति संदेह प्रकट कर रहा है? तो लेखक जो है वो धर्मचार्यों के धर्म ज्ञान के प्रति वो संदेह प्रकट कर रहा है। अब ढले चुन लो, यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तुमरिनी के मन के पाठ का तीसरा लघु निबंध कौन सा है? तो इसमें तीसरा लघु निबंध जो है वो ढले चुन लो है। उसके बाद में आपका 35 नंबर है, दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा क्या थी? तो इनके पेटियों की कथा जो थी ये सारी की सारी थी, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है, शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका का नाम क्या था? तो उनकी नायिका का नाम जो था वो पुरश्री था, पुरश्री। उसके बाद में 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, सच्चा प्रेमी कौन सी पेटी को चुनता है? तो सच्चा प्रेमी जो है वो लोहे की पेटी को चुनता है। उसके बाद में हिंदुओं में विवाह के लिए लॉटरी जैसी प्रथा किस काल में प्रचलित थी? तो ये किस काल में प्रचलित थी? तो ये वैदिक काल में प्रचलित थी। उसके बाद में 39 है, लेखक ने किसे कल्पित हिसाब कहा है? तो लेखक ने जो है ज्योतिषी ज्ञानी को कल्पित हिसाब कहा है। के बाद में आपका 40 नंबर है, वैदिक काल में जीवन साथी का चुनाव कैसे किया जाता था? तो वैदिक काल में जो जीवन साथियों का चुनाव ढेले को चुन करके किया जाता था। के बाद में आपका 41 नंबर है, कल के भोर से आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा होना चाहिए लाखों कोस दूर के तेज पिंड से। पंक्ति का मूल भाव आपको बताना है, तो पंक्ति का मूल भाव जो है वो हो जाएगा आपका, हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हमें वर्तमान पर विश्वास रखना चाहिए। दोनों सही हैं, तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अ और ब दोनों। उसके बाद में 41 है, ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें जो है व्यंग्य किया गया अंधविश्वास पे। उसके बाद में 43 नंबर जो है, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों को चुनने पर क्या फल प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, इनमें से सभी की प्राप्ति होती, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 44 नंबर जो है, अकड़बाज कौन सी पेटी चुनता है? तो अकड़बाज जो है वो पेटी सोने की चुनता है। उसके बाद में 45 नंबर है, घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, इस कथन का क्या आशय है? तो घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, इस कथन का आशय जो है स्वयंवर में विजयी होता है। इसका आशय क्या होगा? स्वयंवर में विजयी होता है। लेखक ने किसके विचारों का समर्थन करते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी है? तो उसने वात्सल्यायन की जो है प्रेरणा दी है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 37 नंबर जो है, ढेले चुन लो लघु निबंध में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? तो इस लघु निबंध में जो व्यंग किया गया है सामाजिक अंधविश्वासों पर। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन चैप्टर है आपका
संवदिया जो कि फंडीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, इसके प्रश्नों के उत्तर जो है हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इसमें पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है कि फंडीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। उसके बाद में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होना चाहिए, अगर आप आंसर बता सकते हैं तो बता सकते हैं। और इसका आंसर जो हो जाएगा सन 1921 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया फंडीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो वहाँ उनका जन्म जो है पूर्णिया बिहार में हुआ था, पूर्णिया बिहार में। और मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से पता है, फंडीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद में रेणु जी ने स्वाधीनता आंदोलन में कब हिस्सा लिया, तो रेणु जी ने स्वाधीनता आंदोलन में जो है 1942 में हिस्सा लिया। और रेणु साहित्य सृजन के क्षेत्र में कब आए, तो रेणु जो है साहित्य सृजन की क्षेत्र में जो है 1953 में आए। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और रेणु जी कौन सी कहानी पर फिल्म बनी है, रेणु जी की कौन सी कहानी पर फिल्म बनी है, तो उनकी जो है कहानी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो यहाँ पर जो है आपका दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा किसकी विरासत को नहीं पहचान दी है, तो उन्होंने अपनी जो है रचनाओं द्वारा नई विरासत की मुंशी प्रेमचंद्र को पहचान दी है। उसके बाद में आपका रेणु हिंदी के किस प्रकार के कथाकार के रूप में विख्यात हैं, तो रेणु जो है वो आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात है। नवा क्वेश्चन है रेणु का निधन कब हुआ, तो रेणु का जो निधन है वो हुआ 1977 में। उसके बाद में आपका संवदियाँ वास्तव में किसकी कहानी है, तो संवदियाँ जो है ये बड़ी बहुरिया की कहानी है। उसके बाद में आपका संवदियाँ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है, तो संवदियाँ जो हिंदी गद्य की कहानी है। उसके बाद में संवदिया किस प्रकार की कहानी है, तो संवदिया जो है ये आपकी मानवीय संवेदनाओं की कहानी है। इसके बाद में आपका हर गोबिंद ने चेतनावस्था में आते ही क्या किया, तो हर गोविंद ने चेतनावस्था में आते ही बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ करके माफ़ी मांगी। उसके बाद में जलालगढ़ पहुंचने के बाद हर गोबिंद बड़ी बहुरिया से क्या आग्रह करता है, तो वो आग्रह करता है गांव छोड़कर जाने का, ना जाने का, गांव छोड़कर ना जाने का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन जो है बड़ी बहुरिया अपनी किस गलती पर पछता रही थी, तो बड़ी बहुरिया जो है अपनी अपने मायके दुखद संवाद भेजने के लिए पछता रही थी, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरगोविंद ने वातावरण को सूंघकर क्या अंदाजा लगाया, तो हरगोविंद का अंदाजा था कि गुप्त समाचार आएगा, यानी कि होगा, होने का। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है डाक व्यवस्था होने पर भी हरगोविंद को बुलाने का क्या कारण था, तो हरगोविंद को बुलाने का कारण जो था गुप्त संदेश भेजना। उसके बाद में मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है यह है बड़ी बहू का। और गांव से वापस लौटते समय देवर देवरानियां अपने साथ क्या ले जाते थे, तो गांव से वापस लौटते समय जो है वो चावल और चूड़ा ले जाते थे। के बाद में बथुआ साग खाकर कब तक ज्यूं, यह कथन किस परिस्थिति के प्रचायक है, तो ये कथन जो है आर्थिक विपन्नता का प्रचायक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरि गोविंद ने क्या झूठ बोला था, तो हरि गोविंद ने जो है वह समधिया बनकर नहीं आया है, ये झूठ बोला था। उसके बाद में समधिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, इस कथन का क्या अर्थ है, तो इस कथन का अर्थ जो है यहाँ पर सारे के सारे सही है, तो ये सभी कथन सत्य हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हर गोविंद बड़ी बहुरिया को किसके समान मानता था, तो हर गोविंद जो है बड़ी बहुरिया को माँ के समान मानता था। और जलालगढ़ पहुंचने के बाद हर गोविंद बड़ी बहू के सामने क्या निर्णय लेता है, तो वो निर्णय लेता है पूरी मेहनत और दिल से उसकी सेवा करने का। और 25वां है हरि गोविंद को किस बात पर आश्चर्य होता है, तो हरि गोविंद को वर्तमान समय में भी समधिया की जरूरत पड़ने पर जो है आश्चर्य होता है। उसके बाद में बड़ी हवेली से हरि गोविंद को किसने बुलाया था, तो बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया ने बुलाया था। उसके बाद में समधिया के मार्फत मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई, सॉरी, समधिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई, हरगोविंद ने ऐसा क्यों कहा, ये आपको बताना है। तो हरगोविंद ने जो है डाक व्यवस्था होने के कारण कहा। 28वां है समधिया कहानी में राक्षस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो राक्षस शब्द का प्रयोग जो है
देवर देवरानियों के लिए किया गया है। रोम रोम कल्पना का आश्य क्या है? तो रोम रोम कल्पना का आश्य जो है अत्यधिक दुख होने पर विकल हो जाना है। तो अ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसवा। हरि गोविंद को नींद क्यों नहीं आ रही थी? हरि गोविंद को नींद जो है मन के अंधद्वंद के कारण नहीं आ रही थी। तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर गोविंद बड़ी बहुरिया के मायके वालों को उसका सही संदेश क्यों नहीं सुना पाया? तो भुलक्कड़ प्रवृत्ति के कारण। इसमें स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मानसिक उलझन के बीच रात के अंधकार में हर गोविंद ने अनंत अंततः क्या निर्णय लिया? तो उसने निर्णय लिया बहु बहुरिया का सही संवाद जो है उसकी माता को सुना देगा। के बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से संवदिया के विषय में गलत कथन है। कौन सा गलत कथन दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें वह संवाद पहुंचाने वाले से माटी मोटी धनराशि लेता है, ये कथन जो है गलत है। इसके बाद में 34 नंबर है लेखक के अनुसार आदमी भगवान के घर से क्या बनकर आता है? तो लेखक के अनुसार जो है वो संवदिया बन के आता है। के बाद में 35 नंबर है बड़ी हवेली पहुंचकर हर गोविंद अतीत की यादों में क्यों खो जाता है? तो वो खो जाता है बड़ी बहुरिया की स्थिति दयनीय हो गई थी इसलिए। के बाद में बहू बहुरिया अपना गुजारा किस प्रकार चला रही थी? तो बहुरिया अपना गुजारा जो है बिना किसी नौकर के कर्ज लेकर बथुआ साग खाकर जो है चला रही थी। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 37 नंबर है मोदी आइन हवेली में प्रतिदिन क्यों आती थी? तो मोदी आइन जो है हवेली में प्रतिदिन जो है उधार मांगने आती थी। उसके बाद में 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया बड़ी बहुरिया ने संवाद किसके लिए भेजा? तो बड़ी बहुरिया ने संवाद जो है वो माँ को भेजा। के बाद में आपका हरि गोविंद गाड़ी से कहाँ उतरा? तो गोविंद जो है गाड़ी से कटिहार उतरा। हरि गोविंद जलालगढ़ पैदल क्यों गया? तो हरि गोविंद जलालगढ़ जो है उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए गया। के बाद में गांव वालों की किस संबंध में गलत धारणा है? तो गांव वालों की जो है संवदिया के प्रति गलत भावना है, गलत धारणा है। और लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह यहाँ कैसे संवाद के विषय में कहा गया है? तो यहाँ पर जो है संवाद जो है हमारा वो कहा गया है दुखद। उसके बाद में आपका डाक व्यवस्था होने के बावजूद भी बड़ी बहुरिया ने हर गोविंद को क्यों बुलाया? तो हर गोविंद को बुलाने का क्या कारण था ये आपको बताना है। तो गुप्त संदेश भेजने हैं। बड़े भैया की मृत्यु के बाद हवेली की क्या स्थिति हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बंटवारा हो गया था और सब बड़ी बहुरिया को अकेला छोड़ शहर जा चुके थे। तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 45 नंबर जो है बड़ी बहुरिया अपने मायके अपनी दयनीय स्थिति का संदेश क्यों भिजवाना चाहती थी? तो वो भिजवाना चाहती थी ताकि उसके घर वाले आकर उसे ले जाएं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संवाद सुनते वक्त हरिगोविंद की आंखें आंखें क्यों छलछला गईं? तो क्यों छलछलाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बड़ी बहुरिया की दुर्दशा को देख करके। और 37 नंबर है हरि गोविंद को जाता देख बहुरिया ने क्या कहा? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ समधिया। दो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 48 नंबर हरि गोविंद के गांव का क्या नाम था? तो हरि गोविंद के गांव का नाम जो है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलालगढ़। उसके बाद में बहुरिया की माँ ने अपनी बेटी को क्या भेजा? तो बहुरिया की माँ ने अपनी बेटी को जो है बासमती धान का चूड़ा भेजा। और उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है आपको बतानी है कि ये उक्ति किसकी है। तो ये उक्ति जो है बड़ी बहुरिया की है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे पूछा गया है आपसे बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? तो बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश जो है बड़ी बहुरिया के पति के मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी इसलिए। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है बड़ी बहुरिया का दुखी होने का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो बहु बुरिया का दुखी होने का ये सारा के सारे कारण है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ी बड़ी बहुरिया का हर गोविंद क्यों नहीं सुन सका? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सारे के सारे रीजन सही हैं। तो इसमें सभी जो है डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 54 नंबर है गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है? तो गांव वालों के मन में भी संवदिया के लिए ये सभी अवधारणाएं हैं। तो इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर है संवदिया का क्या नाम था? तो संवदिया का नाम आपको बताना है। तो हरगोविंद था।
और 56 नंबर जो क्वेश्चन है, बड़ी बहुरिया संवाद ले जाने के लिए कितने पैसों का इंतजाम कर पाई थी? तो बहुबुरिया जो है संवाद ले जाने के लिए वो 5 रुपए का इंतजाम कर पाई थी। और इसका जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांगता है? तो वो माफ़ी मांगता है संदेश नहीं सुना सका इसलिए। तो यहाँ पर आपके ये आंसर हो गए। अब आते हैं हम गांधी, नेहरू और यासेसर अफरात का जो है भीष्म कहानी, इस भीष्म शाहनी द्वारा जो है लिखा गया, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे इसमें। और इन उत्तरों को जो है हम याद भी कर लेंगे, एक बार नज़र भी मार लेंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमें अच्छे से याद रहें। उसके बाद हम सूरदास की झोपड़ी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? तो भीष्म साहनी का जन्म जो है ये हुआ था 1915 में। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीष्म साहनी ने स्थायी रूप से साहित्य अध्यापन कहाँ किया? तो उन्होंने अध्यापन जो है वो किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में। उसके बाद में भीष्म विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को में भाषा अनुवाद के पद पर कितने वर्ष रहे? तो ये आपको बताना है। तो कितने वर्ष रहे? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा 7 वर्ष। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भीष्म साहनी के भाई का नाम था। तो भीष्म साहनी के भाई का नाम जो है बलराज था। और भीष्म साहनी का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो भीष्म साहनी का जन्म जो है रावलपिंडी हुआ था। इसके बाद में तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो पुरस्कार जो था वो कौन सा पुरस्कार था? तो वो पुरस्कार था साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, भीष्म साहनी के साहित्यिक अवदान के लिए उन्हें किससे सम्मानित किया गया था? तो उनके साहित्यिक अवदान के लिए जो है अ, शलाका सम्मान दिया गया था। भीष्म साहनी का निधन कब हुआ? तो भीष्म साहनी का निधन जो है 2003 में हुआ। उसके बाद में गांधी, नेहरू और यासेसर अफरात हिंदी गद्य की किस विद्या की रचना है? तो ये जो रचना है ये है स्मरण की रचना। इसके बाद में गांधी, नेहरू और अफरात स्मरण उनकी किस आत्मा का एक अंश है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा आज के अतीत का। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है इसमें पूछा गया आपसे, लेखक सेवाग्राम कब गया था? तो लेखक जो है सेवाग्राम गया था सन 1938। उसके बाद में रोगी बालक के साथ गांधी जी ने क्या किया? तो रोगी बालक के साथ गांधी जी ने क्या किया? तो यहाँ पे पीठ सहलाई। के बाद में गांधी जी और कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के बीच बातचीत किस भाषा में होती थी? तो वो बातचीत जो है उनकी गुजराती भाषा में होती थी। और कुटिया में रहने वाला व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित था? तो कुटिया में रहने वाला बीमारी जो थी टीबी थी। और कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो है वो 1938 में। के बाद में लेखक का परिचय गांधी जी से किसने करवाया? तो लेखक का परिचय किसने करवाया? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लेखक के भाई ने। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लड़का क्या चिल्ला रहा था? तो लड़का चिल्ला रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुला दो। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लेखक को गांधी जी से मिलने का पहला अवसर कब मिला? तो लेखक को गांधी जी से मिलने का अवसर जो है वो मिला आपका घूमने के दौरान। इसके बाद में कुटिया में कैसा व्यक्ति रहता था? तो कुटिया में जो है व्यक्ति कैसा रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्वस्थ। इसके बाद में गांधी जी का प्रतिदिन क्या नियम था? तो गांधी जी का प्रतिदिन का नियम बताना है आपको। तो कुटिया में रहने वाले व्यक्ति से मिलना ये उनका नियम था। उसके बाद में रोगियों की सेवा से गांधी जी की किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? तो उनकी जो है मानवीयता का पता चलता है। उसके बाद में लेखक सेवाग्राम किसके पास गया? तो लेखक सेवाग्राम जो है वो गांधी जी के पास गया। और चिल्लाने वाले लड़के की उम्र कितनी थी? तो चिल्लाने वाले लड़के की उम्र 15 वर्ष थी। और पादरी को गिरिजाघर में किसके घुस आने का अंदेशा होता था? पादरी को गिरजाघर में किसके घुस आने का अंदेशा होता था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जानवर का। इसके बाद में है 25वां, बाजीगर अपने कर्तव्य किसे दिखाने लगता है? तो बाजीगर जो अपने कर्तव्य है वो माता मरियम को दिखाने लगता है। नेहरू जी कहाँ ठहरे हुए थे? तो नेहरू जी जो है वो ठहरे हुए थे लेखक के फुफेरे भाई के घर।
और सिलसिला शब्द का क्या अर्थ है? तो सिलसिला शब्द का जो अर्थ है वो क्रम, लगातार, क्रम, सिलसिला। और अखबार किसके हाथ में था? अखबार जो था वो लेखक के हाथ में था। और नेहरू जी के बारे में लेखक के उल्लेख से नेहरू जी किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? तो नेहरू जी के किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे सारे आंसर सही है, तो ये सभी। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन जो है, लेखक के पानी पानी होने का क्या कारण था? तो लेखक के पानी पानी होने का कारण जो है वो था नेहरू जी का अखबार मांगने का तरीका जो था वो। के बाद में बाजीगर के गिरजाघर में चुपके से घुसने का क्या कारण है? तो बाजीगर का चुपके से घुसने का कारण जो है बाजीगर की गरीबी। और 32 नंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ की यात्रा पर गए थे? तो वो गए थे कश्मीर की यात्रा पे। के बाद में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का महासम्मेलन कहाँ होने वाला था? तो उनका सम्मेलन जो है वो यूनिस में होने वाला था, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया? तो फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ। उसके बाद 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लेखक बिन मांगे नेहरू जी को अखबार क्यों नहीं देना चाहता था? तो वार्तालाप करने की उसकी इच्छा थी इसलिए, तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें टांगे लर्जने का क्या आशय है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा डर से पैर कांपना, तो अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फिलिस्तान के लोगों का व्यवहार कैसा था? तो फिलिस्तान के लोगों का जो व्यवहार मृदुभाषी था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपका, स्मरण के तीसरे भाग में लेखक ने किसके साथ हुई मुलाकात का वर्णन किया है? तो उसने वर्णन किया है यसेफर अफरात का। उसके बाद में वे अपने आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये कथन जो है गांधी जी के लिए कहा गया है। लेखक और अफरात अपनी मुलाकात में किसकी निंदा कर रहे थे? तो वो निंदा कर रहे थे साम्राज्यवादी शक्तियों की, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में 41 है, लेखक और अफराद के मध्य क्या चर्चा का विषय नहीं था? तो लेखक और अफराद के बीच में चर्चा का विषय नेहरू जी की हवाई यात्रा नहीं था। उसके बाद में 42 नंबर है, स्मरण के तीसरे अंश में किसका वर्णन किया गया है? तो स्मरण के तीसरे अंश में जो है अफराद के अतिथि सत्कार का वर्णन किया गया है। और लेखक किसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ था? तो लेखक जो है वो यासेसर अफराद के आतिथ्य से प्रभावित हुआ था। और अफराद जी क्या पीने को कह रहे थे? तो अफराद जी जो है वो शहद का शरबत पीने के लिए कह रहे थे। और लेखक और अफराद के बीच बातचीत का मुख्य विषय क्या था? तो उनके बीच का मुख्य विषय भारत फिलिस्तीन का संबंध था। और स्मरण के तीसरे भाग से यासेसर अफराद के किसके प्रति सम्मान की भावना का पता चलता है? तो ये पता चलता है हमारे गांधी जी के प्रति। उसके बाद में फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया कैसा था? तो भारत का रवैया जो है सहानुभूतिपूर्वक और समर्थन भरा था। और लेखक के लिए लज्जित क्षण कौन सा था? तो लेखक के लिए लज्जित क्षण जो था वो अफराद द्वारा गुल खाने के बाहर हाथ में तौलिया लेकर खड़े होना जो है ये था, गुसल खाने, सॉरी गुल खाने बोल रहा हूँ, गुसल खाने के बाहर हाथ में तौलिया लेकर खड़े होना था। यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में आपका 49 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अफरात लेखक के लिए क्या बना रहे थे? वो शहद की चाय बना रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपका सूर की झोपड़ी प्रेमचंद द्वारा जो रचित है, इसकी जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देखेंगे, ताकि जो इसमें से अगर प्रश्न आते हैं और जो भी प्रश्न बनते हैं मैक्सिमम उनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो उसको देख लेते हैं। तो फटाफट से इसे को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर शुरू करेंगे हम, कथा सम्राट प्रेमचंद का जो जन्म है वो हुआ था 1980 में। इसके बाद में प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था ये हमें बताना है। तो उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। उसके बाद में प्रेमचंद का वास्तविक नाम था, तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, उनका वास्तविक नाम जो था धनपत राय था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? तो वो कहानी संग्रह कौन सा था? सोजे वतन। ठीक है,
ये वाला ब ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। और प्रेमचंद्र उर्दू रचनाएं किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद्र जो है उर्दू रचनाओं को नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो उन्होंने जो संपादन किया उनमें ये सारे के सारे आते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। और हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ? तो उनका निधन जो है वो हुआ था 1936 में। उसके बाद में सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन हैं? तो उस पाठ के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो ये प्रेमचंद हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश जो है सूरदास की झोपड़ी है? तो उपन्यास का अंश बताना है आपको, तो वो होगा रंगभूमि। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सूरदास की झोपड़ी पाठ में मुख्य नायक कौन है? तो मुख्य नायक कौन है? तो सूरदास हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुभागी कौन थी? तो सुभागी जो थी वो कौन थी? भैरव की धर्मपत्नी थी। उसके बाद में आपका 12वां जो क्वेश्चन है, सुभागी को जब भैरव मारता था तो भागकर किसके यहाँ जाती थी? तो सभी को याद होगा इस बात का आंसर, सूरदास के यहाँ। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? तो सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी भैरव ने। उसके बाद में भैरव और सुभागी का सूरदास से क्या संबंध था? तो उसका संबंध पड़ोसी का था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, सूरदास किस द्वारा पोटली में जोड़कर रखे रुपयों से क्या करने की योजना बनाई गई थी? तो उससे जो है ये सारे के सारी चीज़ों करने की योजना बनाई गई थी, तो यहाँ पे द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरदास पैसे किसमें रखा करते थे? तो सूरदास पैसे जो है वो पोटली में रखा करते थे। और पोटली किसने चुराई थी? तो पोटली को चुराने वाले जो थे वो भैरव थे। उसके बाद में सूरदास ने पैसे किस प्रकार इकट्ठे किए थे? तो सूरदास ने पैसे जो है भीख मांगकर इकट्ठे किए थे। और जगधर भैरव को क्या सलाह देता है? तो जगधर भैरव को सलाह देता है सूरदास के रुपए लौटा देने की। के बाद में भैरव ने सूरदास पर क्या आरोप लगाया? तो भैरव ने सूरदास पे जो है ये सारे के सारे आरोप लगाए थे, तो ये सभी हो जाएगा। और सूरदास झोपड़ी में पोटली कहाँ छिपा कर रखता था? तो सूरदास जो है झोपड़ी में बडेर में जो है छिपा के रखता था। और सूरदास का किस में विश्वास था? तो सूरदास का विश्वास जो था वो था पूर्ण निर्माण में। वह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन से सूरदास के चरित्र की कौन सी विशेषता उभर कर सामने आती है? तो इसमें जो है उसकी ये सारी विशेषताएं उभर के आती हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरदास जगधर द्वारा बताने के बाद पोटली के रुपए पर अपना दावा क्यों नहीं करता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वह नहीं चाहता कि एक भिखारी के धन संचयन का किस्सा जग जाहिर हो, तो इसलिए वो नहीं करता है। और 25वां जो क्वेश्चन है, सूरदास की सारी इच्छाएं धरी की धरी क्यों रह गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? झोपड़ी के 7 रुपए की पोटली भी जल गई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता, कथन किसका है ये? तो ये कथन जो है नायक राम का है। उसके बाद में, झोपड़ी में आग लगने पर सूरदास झोपड़ी के घर क्यों जाना चाहता था? झोपड़ी के घर क्यों जाना चाहता था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अपने जोड़े गए पैसों की पोटली बचाने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने आग क्यों लगाई? तो उसने आग जो है लगाई, ये सारे रीजंस थे, तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पोटली में कितने पैसे थे? तो पोटली में जो थे 500 रुपये से अधिक थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया आपसे, सुबह शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है शक, तो यहाँ पे आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में, जलधर को स्वयं पर सूरदास की झोपड़ी जलाने का संशय कब होता है? तो जलधर को जो है झोपड़ी जलाने का संशय जब वह नायक राम की बात सुनता है उस पर होता है। उसके बाद में, तुम खेल में रोते हो, यह कथन किस पात्र का है? तो ये जो है कथन भीषु का है। और जगधर किससे ईर्ष्या करता था? तो जगधर जो है वो ईर्ष्या करता था भैरव से। और सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखता था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाएगा। सूरदास का सारा नैराश्य, ग्लानि और क्षोभ कैसे दूर हो गया? तो वो दूर हुआ घिसू के द्वारा कहे गए शब्दों से। और इसके बाद में 36 नंबर जो क्वेश्चन है, सूरदास में आशा का संचार होने पर वह अपनी प्रतिक्रिया कैसे अभिव्यक्त करता है? वो अभी अपनी अभिक्रिया जो है वो दोनों हाथों से राख
दोनों हाथों से राख उड़ा करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 37 नंबर है, सुभागी अकेले रहकर जीवन यापन करने का निर्णय किस कारण कर चुकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर सूरदास के समझाने के कारण। तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो है संचार, जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम, इस क्वेश्चंस के सारे आंसर्स में पहले आपके हिंदी कोर का जो मैंने वीडियो डाला था इससे जस्ट पहले, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बता चुका हूँ। तो उस वीडियो में आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लेना। ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके सारे आंसर्स वन बाय वन आंसर मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चन है। अगर मैं इसके आंसर्स आपको अभी बताऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा बनने वाला है। तो इसलिए आप जो है इन सभी के आंसर्स, जो भी आपको यहाँ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन सभी के आंसर्स इससे पहले जो मैंने कोर के लिए आपका एग्ज़ाम स्कोर 40 के नाम से जो वीडियो डाला है, वो आपको देखना है। और उसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लास्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन जनसंचार और जनसंचार माध्यम जो है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आप उस कोर के वीडियोस में देख सकते हैं। हिंदी कोर का वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें सभी के आंसर्स दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।